अच्छा उपच लीजिए तब पढ़ लीजिए। कहा जाता है उस चोरी चोरा कांड के कारण, उस चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया और चोरी चोरा कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन स्थगित हुए। और जब चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हुए, तत्पश्चात कांग्रेस के कई नेता गांधी जी के विरोध में आकर खड़े हो गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, चित्तरंजन दास हो गए। ये सभी लोग गांधी जी के विरोध में आकर खड़े हो गए और सुभाष चंद्र बोस ने तो यहां तक कहा कि जब जनता का उत्साह चरम पर हो उस समय आंदोलन को वापस लेना देशद्रोह या राजद्रोह से कम नहीं है। फिर आपको मोतीलाल नेहरू ने यह कहा कि अगर हिमालय के किसी गांव ने गलती किया हो तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का स्थगन किया तो असहयोग आंदोलन के स्थगन के विरोध में गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था और गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे ने लाया था। गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था और गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे ने लाया। इन बातों को आपको याद रखना है और ये सभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है। जितनी भी बातें अभी हमने आपके साथ शेयर किया है, ये सभी बातें कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा गया है। इसके अलावे अगर बात असहयोग आंदोलन की करे तो एक बात और आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी धोती कुर्ता का भी परित्याग कर दिए और धोती कुर्ता का परित्याग करके महात्मा गांधी लंगोट पे आ गए। यह बात इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि जो हाल फिलहाल में परीक्षा हुआ है उसमें एक प्रश्न यह पूछा गया था कि जब गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे तो किस वेशभूषा में वो रहने लगे थे? तो काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में वो रहने लगे थे। गांधी जी काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही पैदा हुए थे। गांधी जी का जो जन्म स्थल पोरबंदर है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप में है। गुजरात में एक कच्छ प्रायद्वीप है, एक काठियावाड़ प्रायद्वीप है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के अंतर्गत ही पोरबंदर था, वहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में रहने लगे थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी भारत के किसानों से मिले तो गांधी जी ने यह देखा कि भारत के किसानों के शरीर पर वस्त्र नहीं है। भारत के किसान इतने गरीब हैं कि शरीर ढकने तक के लिए वस्त्र नहीं है किसानों के पास। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही यह निर्णय लिया कि हम भी वस्त्र के जरिए अपने पूरे शरीर को नहीं ढकेंगे बल्कि लंगोट पहनेंगे और हमारे देश के किसान के शरीर पर जिस दिन पूरा वस्त्र आ जाएगा उस दिन हम भी पूरा वस्त्र पहनेंगे। और असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी लंगोट पर आए तब से लेकर अपने मृत्यु तक लंगोट पर ही गांधी जी रहे। इस दौरान उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तमाम आंदोलन चलाए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की यात्रा किया, ब्रिटेन की यात्रा किया, जर्मनी की यात्रा किया, लंगोट पर ही पूरे विश्व घुमाए। तो इसलिए इस बात को याद रखना जरूरी है क्योंकि उनके पहनावा ओढ़ावा से भी संबंधित प्रश्न आपका परीक्षा पूछ रहा है। तो असहयोग आंदोलन नोट में जितना है वो तो ठीक है, लेकिन 3, 4, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको असहयोग आंदोलन के संदर्भ में लिखने हैं
जो कि आपके नोट में नहीं लिखा हुआ है, वैसी सभी बातें जो आपके नोट में नहीं होता है उसे हम आपको नोट डाउन करवा देते हैं। तो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में 3, 4, 5 बात है जो आप नोट डाउन कीजिए नीचे से। फिर असहयोग आंदोलन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन घटनाओं को देखेंगे। और बात अगर असहयोग आंदोलन की करेंगे तो नोट में आप देखेंगे इसके बाद की जो घटनाएं हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना, साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्री मांग, पूर्ण स्वराज और गांधी जी का 11 सूत्री मांग, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई सारी घटनाएं घटित हुई है। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो कई सारी घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं से संबंधित चीजों को एक एक करके जो है हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 3, 4, 5 पॉइंट जो कि आपके नोट में असहयोग आंदोलन के संदर्भ में नहीं है, नीचे से आप नोट डाउन कीजिए, लिखिएगा लिखिएगा। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन पहला या प्रथम, असहयोग आंदोलन पहला या प्रथम, असहयोग आंदोलन प्रथम जनव्यापी आंदोलन था, जनव्यापी आंदोलन था, जनव्यापी आंदोलन था, जिसमें कांग्रेस ने जनसंघर्ष के रास्ता को चुना था, जिसमें कांग्रेस ने जनसंघर्ष के रास्ता को चुना था, जिसमें कांग्रेस ने जनसंघर्ष के रास्ता को चुना था, जिसमें कांग्रेस ने जनसंघर्ष के रास्ता को चुना था। इस आंदोलन से ही भारतीयों के मन में, इस आंदोलन से ही भारतीयों के मन में, इस आंदोलन से ही भारतीयों के मन में अंग्रेजों का डर, इस आंदोलन से ही भारतीयों के मन में अंग्रेजों का डर समाप्त हो गया, अंग्रेजों का डर समाप्त हो गया, अंग्रेजों का डर समाप्त हो गया। इस आंदोलन के दौरान ही, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, इस आंदोलन के दौरान ही, इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा, एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा। साथ ही साथ इस आंदोलन के दौरान, साथ ही साथ इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कांग्रेस के 1921 ईस्वी के, कांग्रेस के 1921 ईस्वी के विजयनगर ने होगा हो, दक्षिण भारत में ही जगह था। देखिए, अरे विजयवाड़ा, सॉरी विजयनगर नहीं, विजयवाड़ा, सॉरी विजयवाड़ा, सॉरी दक्षिण भारत में ये विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा हटाइए तो। हाँ, इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कांग्रेस के 1921 ईस्वी के विजयवाड़ा, कांग्रेस के 1921 ईस्वी के विजयवाड़ा में हो रहे बैठक, विजयवाड़ा में हो रहे बैठक में यह निर्णय लिया कि
यह निर्णय लिया कि धोती कुर्ता त्याग कर धोती कुर्ता त्याग कर लंगोट पहनेंगे। धोती कुर्ता त्याग कर लंगोट पहनेंगे। धोती कुर्ता त्याग कर लंगोट पहनेंगे। फुल स्टॉप। अब नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। महात्मा गांधी ने चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने चोरी चोरा कांड के कारण जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया तो उनके खिलाफ डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव लाया। फुल स्टॉप। सुभाष चंद्र बोस ने उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह चरम पर हो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह चरम पर हो तो उस समय आंदोलन को वापस लेना राजद्रोह या देशद्रोह से कम नहीं है। उस समय आंदोलन को वापस लेना राजद्रोह या देशद्रोह से कम नहीं है। उस समय आंदोलन को वापस लेना राजद्रोह या देशद्रोह से कम नहीं है। फुल स्टॉप। उसी में आगे मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर हिमालय के किसी गांव ने भूल की है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को देना सही नहीं है। फुल स्टॉप। ये सब बात आप याद रखिएगा। और देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर भारत के प्रसिद्ध वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। भारत के छात्रों ने ब्रिटिश विद्यालय में पढ़ना लिखना छोड़ दिया। इस बात सबको भी जो है आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, अब यहां पर आगे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं स्वराज पार्टी की चर्चा आगे हम आपके साथ करने जा रहे हैं। आप ध्यान से चीजों को समझिएगा। स्वराज पार्टी, आप याद कीजिए, जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने वाला था तो उसका विरोध मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने भी किया। लेकिन
गांधी जी के मनाने पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मान गए, हां या ना? हां। बाद के वर्षों में जब महात्मा गांधी ने चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, तो फिर से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने गांधी जी का विरोध करना शुरू किया, गांधी जी का विरोध करना शुरू किया। और जब वर्ष 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में आयोजित हुआ, तो वर्ष 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के समक्ष क्या प्रस्ताव रखा? तो चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस भाग लेकर कांग्रेस के सदस्य विधान परिषद का सदस्य बनकर विधान परिषद के भीतर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेगा। यह प्रस्ताव सीआर दास ने कांग्रेस के दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में रखा, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सीआर दास के द्वारा रखे गए प्रस्ताव को जब कांग्रेस ने खारिज कर दिया, तब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, और कांग्रेस से त्यागपत्र देकर दोनों ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को दोनों ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में एक पार्टी की स्थापना किया, और दोनों ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को जो पार्टी की स्थापना किया, वही पार्टी स्वराज्य पार्टी कहलाया। यानी स्वराज्य पार्टी के संस्थापक की हम बात करें तो स्वराज्य पार्टी का संस्थापक आपको मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। स्वराज्य पार्टी का संस्थापक आपको कौन था? तो स्वराज्य पार्टी का संस्थापक था मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, यानी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। पार्टी की स्थापना होने के बाद इस पार्टी ने अपना प्रथम अध्यक्ष सीआर दास को बनाया, चित्तरंजन दास को बनाया। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने सीआर दास, चित्तरंजन दास। और इस पार्टी के प्रथम सचिव या प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू बने, मोतीलाल नेहरू, या प्रथम मंत्री मोतीलाल नेहरू बने। यह पार्टी जब स्थापित हुआ तो इस पार्टी ने अपना एजेंडा जनता के समक्ष रखा, और इस पार्टी ने जो अपना एजेंडा, अपना लक्ष्य जनता के समक्ष रखा, उसमें स्वराज्य पार्टी ने यह कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को स्वराज्य दिलाना है, और जब तक भारत को स्वराज्य नहीं मिलता है, जब तक भारत को स्वराज्य नहीं मिलता है, तब तक विधान परिषद के चुनाव में भाग लेकर विधान परिषद का सदस्य बनकर विधान परिषद के भीतर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। ये सभी
एजेंडा स्वराज पार्टी ने क्लियर किया। और देखिए, जब आपको स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो स्वराज पार्टी की स्थापना होने के बाद जो कांग्रेस था, कांग्रेस के लोग दो भागों में बट गए। स्वराज पार्टी की स्थापना होने के बाद और जब स्वराज पार्टी ने अपना एजेंडा क्लियर किया तो इसके बाद स्वराज पार्टी के स्थापना और उसके एजेंडा क्लियर करने के बाद कांग्रेस के जो सदस्य थे वो दो भागों में विभाजित हो गए, एक परिवर्तनवादी और दूसरा अपरिवर्तनवादी, एक परिवर्तनवादी और दूसरा अपरिवर्तनवादी। अब कहिएगा यह परिवर्तनवादी क्या होता है और अपरिवर्तनवादी क्या होता है? तो इस परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी को आपको समझना है। परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी क्या है, इसको आप समझिए। कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले वैसे सदस्य जो समय के साथ बदलते हुए समय के मांग के अकॉर्डिंग काम करने का विचार रखते थे, वही परिवर्तनवादी कहलाए। अथवा जो इस बात को मानने के लिए तैयार हुए कि 1923 में केंद्रीय विधान परिषद के होने वाले चुनाव में भाग लेकर सिस्टम का अंग बनकर सिस्टम के अंदर जाकर सिस्टम का विरोध करेंगे। यानी केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव 1923 में होने वाला था। 1923 में केंद्रीय विधान परिषद के होने वाले चुनाव में भाग लेकर, चुनकर, केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य बनकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। वे परिवर्तनवादी कहलाए। जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी ऐसा चाहते थे कि 1923 में होने वाले केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लेकर केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य बनकर सदन के भीतर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। यही सब परिवर्तनवादी हुए। वही अपरिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी उसे माना गया जो इस बात को स्वीकार करते थे जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दीजिए। हम केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, हम नहीं बनेंगे, हम सदन के भीतर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सड़क पर अंग्रेजों का विरोध करेंगे। जो विरोध हम लगातार करते हुए आ रहे हैं उसी विरोध का हम लगातार जारी रखेंगे। बिना किसी परिवर्तन के हम अपने विरोध को जारी रखेंगे। मतलब कांग्रेस की पुरानी जो नीतियां है उस पुरानी नीति पर ही हमें चलना है। हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। हम जैसे चल रहे हैं हम वैसे ही चलेंगे। हम सिस्टम का सदस्य नहीं है, हम सिस्टम का सदस्य नहीं बनेंगे। यही अपरिवर्तनवादी हुए। और सरदार पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये सब अपरिवर्तनवादी थे। ये सब उसी अकॉर्डिंग चीजों को चलने देना चाह रहे थे
जैसे पहले से चला हुआ आ रहा है। तो एक बात आपको स्पष्ट होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के स्थगन होने के बाद कांग्रेस के सदस्य जो दो वर्गों में परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में बट गए थे, जो केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लेकर सिस्टम का अंग बनकर सिस्टम का विरोध करना चाहता था परिवर्तनवादी, और जो केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य नहीं बनना चाहता था बल्कि कांग्रेस की जो पुरानी नीतियां थी उनका अनुसरण करते हुए चलना चाहता था, वो आपको अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी में राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल जैसे नेताओं का नाम आता है, तो वही परिवर्तनवादी में सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। तो ये परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी आपका क्लियर हो पा रहा है? हाँ या ना? हाँ। अब इससे हम लोगों को आगे समझना है कि जो परिवर्तनवादी थे उसने अपने आप को स्वराज पार्टी से जोड़ लिया और धीरे धीरे स्वराज पार्टी का कुनबा बड़ा होने लगा। और जब धीरे धीरे स्वराज पार्टी का कुनबा बड़ा होने लगा तब कांग्रेस को भी समझ में आने लगा कि ना, अगर हम स्वराज पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं, अगर हम स्वराज पार्टी की बातों को नहीं मानते हैं, तो कांग्रेस में बड़ी टूट हो जाएगी। और फिर इसलिए 1923 ईस्वी में ही आप याद कीजिए, दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का। 1923 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। और इस अधिवेशन को बुलाकर कांग्रेस ने क्लियर किया, क्या क्लियर किया? कांग्रेस ने इस बात को क्लियर किया कि हम स्वराज पार्टी के साथ खड़ा है। स्वराज पार्टी जो केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लेकर सिस्टम का अंग बनकर सिस्टम के अंदर जाकर सिस्टम का विरोध करना चाहती है, उसमें कांग्रेस स्वराज पार्टी को समर्थन देता है। मतलब जो स्वराज पार्टी के नेताओं का मांग था, उस मांग को समर्थन कांग्रेस ने दिया, और उस मांग को समर्थन देने के लिए ही कांग्रेस ने 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया। और जब स्वराज पार्टी के लोगों की मांग पूरा हो गई तो कांग्रेस टूटने से बच गया, कांग्रेस टूटने से बच गया। और फिर 1923 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए। उस चुनाव में स्वराज पार्टी के नेता खड़ा हुए। कांग्रेस ने चुनाव में स्वराज पार्टी का समर्थन किया, और कांग्रेस के समर्थन के कारण ही 1923 के केंद्रीय विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी के लोगों को सफलता हासिल हुआ। उस समय केंद्रीय विधान परिषद में 105 गो सीट हुआ करता था, और 105 सीट में से 40 से अधिक 42 गो सीट
जीता था स्वराज पार्टी के लोग 42। 105 सीट में से 40 से अधिक नोट में लिखा हुआ है 42 गो सीट जीता था। मध्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत में, बंबई में, बंगाल में, लगभग हर क्षेत्र में स्वराज पार्टी को बहुमत मिला। हर क्षेत्र में स्वराज पार्टी को बहुमत मिला। और फिर स्वराज पार्टी के लोग केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने और सिस्टम के भीतर घुसकर सिस्टम का विरोध किया। और एक स्वराज्यवादी नेता ही हुआ करता था विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद का 1925 ईस्वी में अध्यक्ष बना। यह अपने आप में उस समय के संदर्भ में बहुत बड़ी घटना थी। आपसे पूछा जाता है केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनने वाला, केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय आपको विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। पूछा हुआ प्रश्न है यह, और आगे भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। और देखिए स्वराज पार्टी का स्थापना जिस उद्देश्य से हुआ, उस उद्देश्य को स्वराजवादियों ने प्राप्त कर लिया। और फिर 1924 की बात करें तो 1924 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। देखिए, जब असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड के कारण स्थगित हुआ और असहयोग आंदोलन के नेतृत्व करता हमारे गांधी जी थे, हिंसा भड़काने के आरोप में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 1922 में गांधी जी जेल गए थे, 1928 में रिहा होते, लेकिन गांधी जी को 1924 में ही स्वास्थ्य संबंधी कारणों से रिहा करना पड़ा। गांधी जी जेल में बीमार रहते थे। अब जेल में बीमार रहते थे, जेल प्रशासन ही उनके बीमारी पर खर्च करता था, तो अंग्रेजों को लगा ये बुढ़ऊ को फालतू का बंद करके इन पर खर्च कर रहे हैं, इनको रिहा ही कर देते हैं। और 1924 ईस्वी में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी जी जब जेल से रिहा होकर आए 1924 में, तो महात्मा गांधी ने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ बैठकर वार्तालाप किया 1924 में। और बैठकर वार्तालाप महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, सीआर दास ने किया। और इन लोगों के बीच जो वार्तालाप हुआ, फिर इन तीनों ने संयुक्त तौर पर कुछ वक्तव्य दिया और संयुक्त तौर पर जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में इन तीनों ने मिलकर यह कहा कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है। स्वराज पार्टी कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है और कांग्रेस हमेशा स्वराज पार्टी का समर्थन करेगा। ये जो गांधी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू के बीच 1924 में समझौता हुआ है, पैक्ट हुआ है, इस पैक्ट को गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट को गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। अर्थात जो गांधी दास पैक्ट था, गांधी दास पैक्ट के जरिए फिर से महात्मा गांधी ने स्वराजवादियों को कांग्रेस में शामिल कर लिया, कांग्रेस में शामिल कर लिया।
मतलब गांधीदास पैक्ट में यह स्पष्ट हो गया कि स्वराज पार्टी अब अलग ना है, बल्कि वह कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है। यह क्लियरिफिकेशन गांधीदास पैक्ट में हुआ। गांधीदास पैक्ट 1924 में हुआ। ये आपको स्वराज पार्टी के विषय में हुआ। इसको 1 मिनट में आप पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़िए। तो पढ़िए स्वराज पार्टी के विषय में, नोट में जो है पढ़िए जल्दी। और 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन? चित्तरंजन। और चित्तरंजन दास ने ही ये प्रस्ताव रखा और उन्हीं का प्रस्ताव खारिज हो गया, जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस से, ये बात क्लियर हो रहा है? इसके बाद और फिर सी आर दास मोतीलाल नेहरू जो है कांग्रेस से त्याग पत्र देकर कौन पार्टी की स्थापना किया? कौन पार्टी की स्थापना? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? कब हुई? कहां हुई? कहां हुई? इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अध्यक्ष, प्रथम सचिव, प्रथम सचिव। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। कांग्रेस के वैसे गण्यमान्य नेता जो विधान परिषद का सदस्य बनकर सिस्टम के भीतर घुसकर सिस्टम का विरोध करना चाहता था, वे क्या कहलाए? क्या कहलाए? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल कैसे थे? परिवर्तनवादी। और उसके बाद जो है, जो केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य नहीं बनना चाहता था, सिस्टम के भीतर घुसकर सिस्टम का विरोध नहीं करना चाहता था, वो क्या कहला? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद कैसे थे? अपरिवर्तन। अब एक बात बताइएगा कि स्वराजवादियों ने जो मांग किया था कि हम केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लेंगे, स्वराजवादियों के इस मांग को लेकर कांग्रेस ने 1923 ईस्वी में कहां विशेष अधिवेशन आयोजित कर स्वराजवादियों की इस प्रस्ताव को स्वीकार किया? 1923 दिल्ली। 1923 दिल्ली। और इसके बाद 1923 में जो केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें स्वराज पार्टी का समर्थन कांग्रेस ने किया था या नहीं किया? किया था ना। और स्वराज पार्टी का समर्थन कांग्रेस ने किया, इसी वजह से कांग्रेस टूटने से बच गया। हां या ना? कांग्रेस टूटने से बच गया। ठीक है। अब इसके बाद आगे बताइएगा कि गांधीदास पैक्ट कब हुआ है? 1900। गांधीदास पैक्ट कब हुआ है? और गांधीदास पैक्ट के तहत ही जो है, गांधीदास पैक्ट के तहत ही जो है, आपको स्वराज पार्टी को कांग्रेस का अभिन्न अंग बनाया गया। हां या ना? किस पैक्ट के तहत स्वराज पार्टी को कांग्रेस का एक अभिन्न अंग बनाया गया? गांधीदास। गांधीदास। बात क्लियर है ये? अब इसके बाद जो है आगे बताइएगा, केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय। क्लियर है ये बात? अब आगे आते हैं। इसके बाद आगे है आपको साइमन कमीशन आयोग। साइमन कमीशन आयोग क्या है, इसको आगे अब हम लोग समझते हैं। साइमन कमीशन आयोग, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित हुआ था, जिसे 1919 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है।
और 1919 के भारत शासन अधिनियम में कई प्रावधान किए गए थे, जैसे प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया जाएगा, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया जाएगा, केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया जाएगा। ये तमाम प्रावधान किए गए थे। साथ ही साथ 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम की जांच को लेकर कि यह अधिनियम भारत में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके मद्देनजर एक आयोग गठित होगा। यानी साइमन कमीशन आयोग में जो प्रावधान था, वो प्रावधान भारत में लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसकी जांच को लेकर 10 वर्षों के बाद एक आयोग गठित किया जाना था। और 1919 का अधिनियम भले ही पारित वर्ष 1919 ईस्वी में हो गया हो, लेकिन वह अधिनियम लागू 1921 ईस्वी में हुआ। वह अधिनियम लागू 1921 ईस्वी में हुआ। 1919 का अधिनियम लागू 1921 ईस्वी में हुआ। 1921 प्लस 10 1931। 1931 ईस्वी में एक आयोग का गठित होना था, जो आयोग 1919 के अधिनियम की जांच करता कि वह अधिनियम भारत में लागू हो भी पाया है या नहीं हो पाया है। परंतु 1929 ईस्वी में इंग्लैंड में आम चुनाव होने थे, और 1929 ईस्वी में जो इंग्लैंड में आम चुनाव होने थे, उस आम चुनाव के मद्देनजर ही 1919 के अधिनियम की जांच को लेकर पहले ही 10 वर्ष से पहले ही आयोग गठित किया गया। 1919 के अधिनियम की जांच को लेकर ही साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन आयोग का गठन इसलिए किया गया था ताकि भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच हो सके कि यह अधिनियम भारत में लागू हुआ भी है या नहीं हुआ है। साइमन कमीशन आयोग का गठन लंदन में हुआ। लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। और यह एक 7 सदस्यीय आयोग था। यह एक 7 सदस्यीय आयोग था। और यह जो एक 7 सदस्यीय आयोग था, इसके जो 7 सदस्य थे, सर जॉन साइमन जो कि इसके अध्यक्ष थे। सर जॉन साइमन के बाद क्लीमेंट एटली, इसके बाद बर्नॉन हार्टसॉन, इसके बाद एस्ट्रेथ, कैडेगन, लेनफेक्स, और इसके बाद बाथम। हाँ, ये आधा नाम लिखे हैं। इधर वाला का पूरा नाम लिखे, इधर वाला का आधा नाम लिखे हैं। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए आधा नाम लिखे हैं, पूरा नाम नोट में दिया हुआ है। और इसमें कुछ सदस्य लेबर पार्टी के थे। लेबर पार्टी ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टी थी। कुछ सदस्य लिबरल पार्टी के थे और कुछ सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी के थे। नोट में सारा बात स्पष्ट किया हुआ है कि कौन लेबर पार्टी का था, कौन लिबरल पार्टी का था और कौन कंजर्वेटिव पार्टी का था। नोट में स्पष्ट रूप से यह बात दिया हुआ है और नोट में पूरा नाम भी दिया हुआ है। साइमन कमीशन आयोग में यही 7 सदस्य था और इस 7 का 7 अंग्रेज था।
और देखिए, जब साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन। जब साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक, 1926 से 1931 ईस्वी तक भारत के वायसराय के पद पर थे। इरविन ने ही सुझाव दिया था कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं करना है। इरविन ने ही यह सुझाव दिया था कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं करना है। साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं करना है, यह सुझाव दिया था किसने? इरविन। और इसलिए एक भी भारतीय शामिल नहीं हुए, सभी अंग्रेज थे। यही कारण है साइमन कमीशन आयोग को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन आयोग को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन आयोग का गठन हो गया। गठन होने के बाद भारत के राजनेताओं को पता चला, कांग्रेस को पता चला, मुस्लिम लीग को पता चला, हर किसी को जब साइमन कमीशन आयोग के विषय में पता चला कि गठन हो गया है और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो भारतवर्ष के भीतर साइमन कमीशन आयोग के आगमन से पहले ही विरोध शुरू हो गया। भारतवर्ष के भीतर साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया। और दिसंबर 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने किया था। उस मद्रास अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित कांग्रेस ने किया कि जब साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन होगा तो कांग्रेस साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध करेगा। यानी कांग्रेस ने वर्ष 1927 के मद्रास अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित करवा लिया कि कांग्रेस पूरे देश के भीतर साइमन कमीशन आयोग का विरोध करेगा। और फिर विरोध होने के बावजूद भी साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ। और साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। सबसे पहले साइमन कमीशन आयोग मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले मुंबई में हुआ। साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन होने के बाद विरोध होना शुरू हो गया। पहले से प्रस्ताव पारित था कि हम विरोध करेंगे, तो विरोध व्यापक स्तर पर होना शुरू हो गया। और देखिए यहां पर एक बात, भारत के कुछ राजनीतिक दल ने साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल ने समर्थन भी किया। मुस्लिम लीग का एक धारा साइमन कमीशन आयोग का विरोध कर रहा था और एक धारा साइमन